Hello everyone, this is your tutor from MateEasy Biotechnology Education YouTube channel. Here I am going to start the part number 7 of Engineering Maths module number 2. इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. पिछले 6 पार्ट में हमने देखा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एंड उसमें कुछ थ्योरम्स होते हैं एंड कुछ उसके जो है डेरिवेशंस होते हैं एंड जो बहुत सारी चीज़ें हमने जैसे मोमेंट, ओरिजिन मोमेंट एंड सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा. सो दैट वाज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. सो इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बेसिकली 1-2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं एंड ये काफ़ी इजी होता है एंड सिर्फ ये फार्मूला बेस्ड ही होता है. सो यू कैन ईज़िली सॉल्व द क्वेश्चन इफ़ यू रिमेंबर द फार्मूला. सो दिस इज़ द पार्ट नंबर 7. सो लेट्स डिस्कस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. So normal distribution is a continuous distribution. It is derived as the limiting form of the binomial distribution for the large value of n where neither p nor q is very small. So normal distribution जो होता है ये continuous distribution होता है. ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग फॉर्म होता है जिसमें n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एंड n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है. तो इसका ये मतलब नहीं कि p एंड q की वैल्यू जो है वो बहुत कम होगी. द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन बाय द इक्वेशन. जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग जो है लिख सकते हैं बाय इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा रूट ओवर 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर. So this is the equation of normal distribution. So you can write f of x is equal to 1/सिग्मा अंडर रूट 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू टू द होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर. So this is the formula for the normal distribution. If you remember this formula then you will be able to solve all the questions related to the normal distribution. सो ये हो गया हमारा फार्मूला. यहाँ पर जो फार्मूले में कुछ चीज़ें जैसे म्यू जो है ये मीन होता है हमारा, हम लोग जानते ही हैं. सिग्मा स्क्वायर इज़ द वेरिएंस एंड सिग्मा जो है हमारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एंड जो पाई होती है इसकी वैल्यू 22/7 दैट इज़ इक्वल टू 3.14 और जो ई होता है इसकी वैल्यू 2.71 होती है. सो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए. एंड देन है हमारा अगर हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है एक्स की वैल्यू के लिए और एक्स की जो वैल्यू है वो x1 से तो बड़ी है बट x2 से छोटी है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस केस में इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे. like if x is greater than x1 and less than x2, in this case we will use the formula integration from x1 to x2 एंड जो हमारा सेम फार्मूला था उसको एज इट इज़ लिख देंगे. सो 1/सिग्मा रूट ओवर 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू डी एक्स. सो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे एंड यहाँ पे हम लोग जो z है z की वैल्यू रखेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. सो जब हम लोग इसकी वैल्यू ये रखेंगे देन वी विल गेट दी. सो इक्वेशन 1 में जब हम लोग z की वैल्यू रखेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा तो इस केस में क्या हमें जो इक्वेशन है वो क्या मिलेगी. सो हमें इक्वेशन मिलेगी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/सिग्मा रूट 2 ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर था तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड की वैल्यू जो है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है. तो ये आ जाएगा हमारा फाइनली हमारा जो एफ ऑफ जेड की वैल्यू होगी वो आ जाएगी
1/√2 pi into e to the power minus half z square. सो यहाँ पर हम लोग जो है वैल्यू रखेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू जेड। तो हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिलेगी 1/σ√2 पाई इंटू ई टू द पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू जो है 1 रख देंगे। देन वी विल गेट p इज इक्वल टू 1/√2 पाई ई टू द पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सो 3-4 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर इसका फॉर्मूला, फिर एक कंडीशन की हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पता करनी है जब x की वैल्यू जो है x1 से छोटी है एंड x2 से x1 से बड़ी है एंड x2 से छोटी है, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये चीज़। सो आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। लेट्स मूव अहेड। सो अब हम लोग देखते हैं नॉर्मल कर्व। सो नॉर्मल कर्व जो बेसिकली हम लोग एक्स वाई जो हमारा ग्राफ होता है उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारा जाता है माइनस इन्फिनिटी, मान लेते हैं ये है हमारा। सो ये क्वाड्रेंट जो होता है ये पॉजिटिव निगेटिव होता है, एंड ये पॉजिटिव ये निगेटिव होता है। सो माइनस इन्फिनिटी विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड इट विल गो टू पीक एंड देन पॉजिटिव में प्लस इन्फिनिटी। एंड ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0 है। सो ये पीक पोजीशन पर है और जो यहाँ पे मीन की वैल्यू होगी, पीक पोजीशन की जो मीन की वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल टू 0। अब हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉर्मल कर्व। सो द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन। जो कर्व है ये सिमेट्रिक है लाइन के जहाँ पे x इज इक्वल टू म्यू है। सो जो हमारी x की वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ये जो है मीन के बराबर है। द मीन एंड द मीडियन एंड द मोड कोइंसाइड, इट मीन्स मीन मीडियन एंड मोड लाइज ऑन द सेम पॉइंट। सो अगर हम लोग नॉर्मल कर्व की बात करें तो जो मीन मीडियन एंड मोड है ये तीनों जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। फिर है हमारा y डिक्रीजिंग एज x इंक्रीजिंग न्यूमेरिकली। सो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे y की वैल्यू जो है डिक्रीज़ होगी। दिस इज़ द प्रॉपर्टी of normal curve. So after seeing the graph so हमारा ग्राफ जो है ये था, यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 0 है। सो म्यू इज इक्वल टू 0 के बाद अगर हम लोग देखें तो जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू, ये तो हमारी x की वैल्यू है तो ये तो बढ़ती जा रही है, एंड ये जो है हमारी y की वैल्यू है। सो यहाँ पर जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे y की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। सो दैट इज़ वाई द पॉइंट इज़ हियर। फिर है हमारा फोर्थ पॉइंट। अगर हमें ये आपको याद करना पड़ेगा, लाइक इफ़ यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन म्यू माइनस सिग्मा and less than mu plus sigma, then value would be 0.6826। और यही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन म्यू माइनस 2 सिग्मा बट लेस दैन म्यू प्लस 2 सिग्मा, then the value would be 0.9544। and in third case when probability of x is 2
when the value of x is greater than mu minus 3 sigma but less than mu plus 3 sigma, in this case the value would be 0.9973. so this is really important, you have to learn all these values. so तीन ही वैल्यू तो याद करनी है. पहला है हमारा p when x is greater than mu minus sigma and less than mu plus sigma. so इस केस में हमारी वैल्यू जो है 0.6826 है. और दूसरा केस है हमारा p when mu minus 2 sigma mu plus 2 sigma. इस केस में हमारी जो वैल्यू है वो है 0.9544. और थर्ड कंडीशन है हमारा p mu minus 3 sigma x is greater than mu minus 3 sigma but less than mu plus 3 sigma. इसकी वैल्यू जो है 0.99 so 0.9973. so you can learn these values because this will come in your question, so you have to use that value directly. so अगर हम लोग देखें कुछ इसमें जो है केसेस हैं, लाइक जो हमारा ये वाला केस है इस केस में देखते हैं. सो इस केस में क्या है, अबाउट 68% ऑफ द वैल्यूज़ लाइज बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा. सो इस केस में देखें तो हमारा जो लगभग 68% का जो पोर्शन है वो जो है म्यू प्लस सिग्मा एंड म्यू माइनस सिग्मा के बीच में लाई कर रहा है. सो अगर हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें, सो वी हैव अ ग्राफ. सो मान लेते हैं कि ये है हमारा म्यू माइनस सिग्मा एंड ये है म्यू प्लस सिग्मा. सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अगर म्यू माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू म्यू माइनस सिग्मा से ज़्यादा और म्यू प्लस सिग्मा से कम होती है तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये आएगी, मतलब 0.68. और इसको अगर हम लोग नंबर्स में कैलकुलेट करें तो हमारा 68% आ जाएगा. तो 68% तो मतलब कि ये वाली जो एरिया है म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के बीच की, दैट इज़ 68%. अगर हमें इस एरिया मतलब म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा इन दोनों के बीच का प्रोबेबिलिटी पता करना है तो वो तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 0.6826. अब इसके बाहर की लाइक हमारा जो ये था इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है. अब इस एरिया और इस एरिया की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं इसकी x है और इसकी जो है y है. सो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से जो हमारा बीच का प्रोबेबिलिटी 0.6826 को माइनस कर देंगे, देन विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पोर्शन. और दूसरा हमारा था 95% के लिए. सो अबाउट 95% ऑफ द वैल्यूज़ लाइज बिटवीन म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा. मान लेते हैं हमारा ये ग्राफ है, यहाँ पे म्यू माइनस 2 सिग्मा है एंड ये जो है म्यू प्लस 2 सिग्मा है. तो इस केस में क्या होगा, हमारी जो 95% जो वैल्यूज़ है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है और बीच में लाई कर रही है, यही बस कॉन्सेप्ट है. और इसकी जो वैल्यू थी 0.95 समथिंग थी. तो जब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी पता करनी होगी तो 1 माइनस 0.95 जो है हमारा वैल्यू वो ऐसे करके हम लोग जो है कैलकुलेट कर लेंगे. थर्ड केस में हमारा 99.7% ऑफ द वैल्यूज़ विल बी लाई बिटवीन म्यू माइनस, सो इसमें बेसिकली म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा. इसके बीच में आने वाली जो एरिया है ये 97% को जो है कवर कर रही है.
एंड इसकी वैल्यू जो है 0.9773 था शायद। तो फिर जब इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी होगी तो 1 से हम लोग ये वैल्यू माइनस कर देंगे। नाउ कर्टोसिस जो बीटा 1 की वैल्यू होती है वो जो है 0 होती है। सो नॉर्मल कर्व जो होता है उसमें कर्टोसिस मतलब बीटा 1 की जो वैल्यू होती है ये 0 होती है। एंड जो स्क्यूनेस होती है, स्क्यूनेस को हम लोग जो है बीटा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू जो है 3 होती है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो हमारा कर्टोसिस होता है फॉर द नॉर्मल कर्व इट इज़ इक्वल टू दी 0। एंड स्क्यूनेस की बात करें, स्क्यूनेस की वैल्यू जो होती है वो 3 होती है। कर्टोसिस को हम लोग जो है बीटा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड स्क्यूनेस को हम लोग जो है बीटा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। So this is all about the property of the normal curve. Let's move ahead with the discussion of the next topic or the question. So median of a normal distribution. अब हम लोग देखते हैं मीडियन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है वो कैसे होता है। सो मान लेते हैं कोई एक हमारा ए जो है एक वेरिएबल है जो कि मीडियन है। देन इट डिवाइड्स द टोटल एरिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स इज़ दैट। सो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ए जो है मीडियन है तो ये टोटल एरिया को 2 इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर देगा। सो हमारा ए जो है ये मीन के बराबर होगा। इट मीन्स हमारा जो ए है वो मीडियन है, तो मीडियन इज इक्वल टू मीन। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है, मीडियन और मीन जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो मीन डेरिवेशन अबाउट द मीन। सो जो डेरिवेशन है हमारा वो देखते हैं। सो ये हमारा इट इज़ अबाउट द मीन इफ़ इट इज़ अबाउट द ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन के अबाउट होगा तो म्यू की वैल्यू जो है 0 होगी, बट इट इज़ अबाउट द मीन। सो मीन का डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। सो बेसिकली ई मीन का डेरिवेशन करेंगे तो ई एक्स माइनस म्यू। सो मीन इज इक्वल टू ई एक्स माइनस म्यू। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो मीन डेरिवेशन है इट इज़ इक्वल टू ई बिग ब्रैकेट मॉड ऑफ म्यू एक्स माइनस म्यू मॉड। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे एक्स माइनस म्यू, और हमारा ई मतलब हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वैल्यू होता है 1/σ√/2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू टू दी होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये कर देंगे हम लोग। और एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की वैल्यू जो है ये जेड रख देंगे। सो जेड रखने के बाद ओके वेट अ मिनट। सो यहाँ पे हम लोग जो है डिराइव करेंगे एंड जेड की वैल्यू जो है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रखेंगे एंड डी जेड की वैल्यू जो होती है डी एक्स बाई सिग्मा हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग जो है अगर ये वाले इक्वेशन को देखें तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू हो जाएगा। सो मीन डेरिवेशन की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर वो आ जाएगी। जब सारे इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट मीन डेरिवेशन इज इक्वल टू मीन डेरिवेशन इज इक्वल टू σ√/2 अपॉन पाई that is equal to 4/5 sigma. So this is really important, you just remember the formula like mean derivation is equal to 4/5 sigma. So really important for your examination. Now moment generating function of the normal distribution. So moment generating function हमने binomial और Poisson distribution का भी देखा था। So
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है. सो एम एक्स टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर टी एक्स इंटू 1/σ√/2 पाई इंटू ई टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल टू द स्क्वायर इंटू डी एक्स. सो एम एक्स टी की वैल्यू जो है हमारी एम एक्स टी की वैल्यू ई टू द पावर म्यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आ जाएगी. सो दिस इज़ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व. सो जो एरिया होती है नॉर्मल कर्व के अंदर वो कितनी होती है. सो एच जेड की वैल्यू अगर हम लोग एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेते हैं. सो म्यू को हम लोग जो है म्यू बार भी लिख सकते हैं. सो एक्स माइनस म्यू बार अपॉन सिग्मा ये हो जाएगा. सो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बनेगा वो हमारा बनेगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/σ√/2 पाई ई टू द पावर -12 जेड स्क्वायर. सो ये हमारा जो है नॉर्मल कर्व का फॉर्मूला बन गया. अब एक नोट है जो कि इम्पॉर्टेंट है. सो द टोटल एरिया ऑफ द कर्व इज़ 1. जो टोटल एरिया होती है कर्व की वो 1 होती है. द एरिया अंडर द कर्व इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट. जो एरिया होती है कर्व में वो जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है. सो मान लेते हैं ये हमारा कर्व है. ये म्यू इज इक्वल टू 0 या फिर z इज इक्वल टू 0 लेट्स सपोज वॉट एवर इट इज़. सो पूरी एरिया जो होती है कर्व की ये तो 1 होती है और पूरी एरिया 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0. द लेफ्ट हैंड साइड एरिया एंड द राइट हैंड साइड एरिया टू z इज इक्वल टू 0 इज मतलब मान लेते हैं ये हमारा डिवीज़न हो गया. तो ये लेफ़्ट साइड एरिया और राइट साइड एरिया की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.55 इक्वली होगी. द एरिया बिटवीन द ऑर्डिनेट z इज इक्वल टू 0 एंड एनी अदर ऑर्डिनेट कैन बी नोटेड फ्रॉम द टेबल. सो अगर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी पता करनी है या फिर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी पता करनी है then you can use the normal curve table to find out the values. तो पूरी एरिया जो है ये 1 होती है. बीच में z की वैल्यू 0 हो जाती है. सो इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. So let's see a question. So in mathematics final examination, if the mean was 72 and standard deviation is 15, determine the standard score of the student received grade 60 and 93 and 72. सो हमें यहाँ पर जो है म्यू की वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 72 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है हमें 15 दी हुई है. सो इन तीनों वैल्यू के लिए हम लोग जो है जो हमारा स्टैंडर्ड स्कोर है उसको पता करेंगे. सो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे z इज़ इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. सो बेसिकली फर्स्ट केस में हमारा अगर देखें तो 93 माइनस 72 सॉरी सो z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. म्यू की वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में 72 दी हुई है और x की वैल्यू हमारी x की वैल्यू फर्स्ट के केस में 60 हो जाएगी माइनस म्यू की वैल्यू 72 एंड सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में 15 दी हुई है. तो ये आ जाएगा हमारा -12/15. 12/15 तो z की वैल्यू अगर देखें तो आ जाएगी -0.8. और दूसरा है हमारा z जब x की वैल्यू जो है हमारी 93 है. सो 93 माइनस 72 अपॉन 15. सो ये आ जाएगा हमारा 21/15 दैट इज़ इक्वल टू दी 1.4.
और थर्ड है हमारा z इज इक्वल टू, जब हमारा 72 x की वैल्यू है, मीन की वैल्यू भी 72 एंड 15, सो 72 माइनस 72 इज 0 बाई 15, दैट इज इक्वल टू दी 0. So standard score for x is equal to 60 is minus 0.8, x is equal to 93 is 1.4, and x is equal to 72 is 0. So this is the way in which through which you can calculate the standard score. Now find the area of the normal curve in each of the case. So हमें एरिया पता करनी है नॉर्मल कर्व की, जब z की वैल्यू जो है ज़ीरो, z की वैल्यू ज़ीरो और z की वैल्यू 1.2 के बीच में। दूसरा है z की वैल्यू -0.68 से लेकर के z की वैल्यू 0 तक। सो ऐसे ऐसे हमें वैल्यू पता करनी है। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि हमें इसमें जो है ग्राफ को यूज़ करना पड़ेगा। सो एक टेबल होता है नॉर्मल कर्व का। सो उस टेबल में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ देखते हैं। सो हमारा ऊपर साइड ऐसे वैल्यू दिया होता है लाइक 0.000 0.00, फिर 0.00.01 ऐसे वैल्यूज़ दी होती हैं। एंड यहाँ पे हमारा 0.0 0.1 0.2 ऐसे वैल्यूज़ दी होंगी। ऐसे ऐसे करते करते हमारा 1.2 पर आ जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन में z इज़ इक्वल टू 0 पर वैल्यू पूछी हुई है। सो मतलब कि हमें 0 के कॉलम में 1.2 के रो में जो वैल्यू होगी उसको लेना पड़ेगा। सो व्हेन यू विल हैव द टेबल इन योर हैंड, सो अगर z की वैल्यू 0 और 1.2 के बीच की वैल्यू पूछी है तो आपको z की वैल्यू 0 ये जो हमारा कॉलम है उसमें देखना है, और 1.2 जो दिया हुआ है इसको हमें यहाँ पर देखना है। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो के कॉलम में 1.2 के रो में यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसको जो है हम लोग एरिया बताएंगे। लाइक एरिया होगी ये 0 और 1.2 के बीच में। तो जब हम लोगों ने टेबल से देखा था तो 0.3849 आया था। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि हमारा कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि 0.18 और z इज़ इक्वल टू 0 के बीच में। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं ये हमारा डॉट 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 0.68 आ गया, ठीक। तो इस 0.68 और ये यहाँ पर जो वैल्यू लाई करेगी उस वैल्यू को हम लोग एरिया कंसीडर करेंगे। सो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, निगेटिव वैल्यूज़ जो होती हैं टेबल में दी नहीं होती हैं, तो आप जो है एरिया कंसीडर करेंगे सेम वैल्यू का पॉजिटिव वैल्यू में। लाइक -0.68 दिया हुआ है तो यू विल कैलकुलेट द वैल्यू फॉर 0.68। सो यहाँ पे हमें एरिया पता करनी है z इज़ इक्वल टू 0 और z इज़ इक्वल टू -0.68 में। तो बेसिकली दिस इज़ द एरिया बिटवीन द z इज़ इक्वल टू 0 टू z इज़ इक्वल टू 0.68। सो 0.68 है हमारा, तो 0.68 को हम लोग तोड़ सकते हैं 0.60 प्लस 0.08, और हम लोग जो है दोनों की कॉमन वैल्यू चेक करेंगे। सो this is important question. Whenever you are going to solve the normal distribution question, so you must keep this thing in your mind. So let me explain you again. So मान लेते हैं यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0.68 के बीच की एरिया जो है हमें पता करनी है। सो यहाँ पे 0.68 हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा, देन यू हैव टू ब्रेक इट डाउन। सो z इज इक्वल टू हमारा जो 0.68 है इसको हम लोग तोड़ सकते 0.60 प्लस 0.08 कर देंगे तो हमारा जो टेबल होगा वहाँ पे वैल्यूज़ चेक करेंगे। सो जब हम लोग वैल्यू चेक करेंगे तो ये हमारा 0.00 होता है,
फिर 0.01 होता है, ऐसे ऐसे करते हमारा 0.08 आ जाएगा। और इधर भी हमारा 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे ऐसे करते करते 0.6 आ जाएगा। सो यहाँ पे 0.08 और 0.6 इन दोनों के बीच का जो कॉमन पॉइंट होगा, मतलब जो वैल्यू होगा, यही जो है एरिया होगा बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0.68। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमने टेबल में देखा था वो 0.2517 था। सो दिस इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एरिया पता करनी है बिटवीन z इज इक्वल टू -0.46 टू z इज इक्वल टू 0। सो not this question is to find the area between z is equal to -0.46 and z is equal to 2.21। राइट। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है एरिया पता करेंगे 0.46 से लेकर के 0 तक। सो बेसिकली 0.46 में अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 0.4 प्लस 0.06। तो सो 0.46 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 0.4 प्लस 0.06। अब हम लोग टेबल में जाएंगे तो 0.00, 0.01 ऐसे ऐसे करते करते 0.06 आएगा। एंड इधर 0.0, 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 आ गया। सो 4 और 0.06 के बीच में जो कॉमन वैल्यू होगी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे इसके लिए एरिया। सो ये आ जाएगा हमारा 0.1772। और दूसरा देखें तो हमारा 2.21 लिया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग 2.2 कंसीडर करेंगे प्लस 0.01। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डैश करते करते हमारा जो है 2.2 आ जाएगा एंड 0.01। तो यहाँ की जो कॉमन वैल्यू होगी उसको हम लोग ले लेंगे, दैट इज़ 0.4864। तो अगर हम लोग दोनों चीज़ें निकाल लिए हुए हैं, अगर 0.46 माइनस 0.46 से ले करके 2.21 तक की एरिया पूछी हुई है, तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं कि -0.46 से z इज इक्वल टू 0 और फिर z इज इक्वल टू 0 से 2.21 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब कि यहाँ पर मान लेते हैं ये है z इज इक्वल टू 0 और ये है हमारा z इज इक्वल टू -0.46 और ये है हमारा z इज इक्वल टू 2.21। तो हमें इस पूरी एरिया को पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इतनी एरिया को पता कर लेंगे। सो इतनी एरिया को जब हम लोग पता कर लेंगे फिर उसके बाद ये एरिया को पता कर लेंगे। इन दोनों एरिया को सेपरेटली पता करने के बाद दोनों एरिया को जो है हम लोग ऐड कर देंगे। देन वी विल गेट द एरिया फ्रॉम z इज इक्वल टू -0.46 टू z इज इक्वल टू 2.21। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो हमारा यहाँ से यहाँ तक की एरिया जो है वो आई थी 0.1772 और z इज इक्वल टू 0 से लेकर के z इज इक्वल टू 2.21 की वैल्यू जो है वो आई थी 0.4864। तो ओवरऑल कैलकुलेट करें तो 0.6636 हमें जो है एरिया देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ योर आंसर। So I hope all these questions are clear to you. Let me solve this question also. So here we need to find the area between z is equal to 0.81 and z is equal to 1.94. Remember, this will ask in your examination 100%. Not this only, this type of question must be asked in your examination.
सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 0.81 और z इज इक्वल टू 1.94 के बीच की एरिया पता करनी है। सो z इज इक्वल टू 0 से लेकर के z इज इक्वल टू 1.94। सो 1.94 को हम लोग तोड़ सकते हैं 1.9 प्लस 0.04, इन दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट निकाल के वैल्यूज़ को नोट कर लेंगे हम लोग। फिर हम लोग पता करेंगे z इज इक्वल टू 0 से लेकर के 0.81, तो इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं 0.8 प्लस 0.01, तो इन दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट पता कर लेंगे। देन दोनों की एरिया को हम लोग जो है ऐड कर देंगे। सो हमारी माइनस कर देंगे बेसिकली, क्योंकि हमारा 0.81 से लेकर के 1.94 तक एरिया पता करनी है। सो यहाँ पे हम लोग 0.4738 माइनस 0.2910 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 0.1828 आंसर आ जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा होगा समझना, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों करा। सो मान लेते हैं हमारा ये ग्राफ है, ये हमारा z इज इक्वल टू 0 है और ये जो है हमारा 0.81 है एंड ये 1.94 है। तो जब मैं 0 से लेके 1 मतलब कि सबसे पहले मैं इतनी एरिया पूरी कैलकुलेट कर रही हूँ, मतलब z इज इक्वल टू 0 से ले करके z इज इक्वल टू 1.9 तक की जो एरिया है 1.94 तक की एरिया को मैं इतना, मतलब लेट्स सपोज मैं पहले इतनी एरिया को पूरे को कैलकुलेट कर ली, इतनी एरिया को मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद मैं जो है इतनी एरिया को कैलकुलेट कर ले रही हूँ। सो पहले केस में मैंने इतनी एरिया पता कर ली, दूसरे केस में मैंने इतनी एरिया पता कर ली। अब मुझे ये पता एक्चुअल में ये वाली एरिया को करना है, तो मैं क्या करूँगी, पूरे एरिया से ये वाली जो एरिया है हमारी, इस वाली एरिया को माइनस कर दूँगी, तो मुझे ये वाली एरिया अपने आप मिल जाएगी। सो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। सो बेसिकली मैंने पहले इतनी एरिया पता कर ली, फिर उसके बाद इतनी एरिया पता कर ली एंड इतनी एरिया में से जब मैं इतनी एरिया को माइनस कर दूँगी तो इतनी एरिया की वैल्यू आ जाएगी जो कि मुझे चाहिए यहाँ पर। फिर है हमारा द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0.6। सो z इज इक्वल टू 0.6 के लेफ्ट में जितनी भी एरिया है वो पता करनी है। तो ये z इज इक्वल टू 0 है एंड ये z इज इक्वल टू 0.6 है और ये हमारा एरिया इतना तो 0.5 है। सो हमें जो है पूरे की, मतलब इसमें क्या करना होगा, हमें एरिया पता करना है z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 0.6 और ये वाली एरिया हम लोग बाद में ऐड कर देंगे। सो 0.6 और 0 के बीच की जो एरिया होगी वो कॉमन पॉइंट से हम लोग निकाल लेंगे, वो आ जाएगी हमारी 0.225 और ये वाली एरिया जो है वो है हमारी 0.5। सो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है 0.7257 आ गई। फिर है हमारा राइट टू z इज इक्वल टू -1.28। सो यहाँ पे z इज इक्वल 0 है, -1.28 की राइट वाली एरिया पूरी कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 0 से ले करके z इज इक्वल टू 1.28 तक की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1.2 प्लस 0.08 इन दोनों के बीच का जो कॉमन पॉइंट होगा, वैल्यू होगा, उसको कंसीडर करेंगे
तो 0.3997 हो गया हमारा, और इधर की एरिया हमारी ऑलरेडी 0.5 है, तो 0.5 को इसमें हम लोग जो है ऐड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू जो है 0.8997 आ जाएगी। सो दिस इज़ योर आंसर। नाउ एरिया ऑफ जेड इज इक्वल टू -1.28 इज इक्वल टू, सो मैंने पहले भी बताया था निगेटिव वैल्यू जो है टेबल में नहीं दी होती है, देन यू कैन कंसीडर द निगेटिव वैल्यूज इनटू द पॉजिटिव वैल्यूज। सो -1.28 यू विल नॉट सी दिस वैल्यू इन द टेबल, सो आप क्या करोगे, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए +1.28 की वैल्यू जो है कंसीडर करोगे, एंड ये इन दोनों की वैल्यू जो एक दूसरे से सेम होती है। So negative value is not given in the table, so we will use the positive value to find out the area. So important point. Now let's solve some question over the normal distribution for your examination. So few questions are here. So सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज्ड 60 विल लिव टू बी 70 इज़ 0.65। सो एक आदमी की जीने की प्रोबेबिलिटी जो है, जिसकी उम्र 60 की है, उसकी जीने की प्रोबेबिलिटी 70 साल के लिए है 0.65। So what is the probability that out of 10 men now 60 at least 7 will live to be 70? So इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि फ़िलहाल में जो 10 आदमी हैं जिनकी उम्र 60 साल है, वो उनमें से कम 7 लोग जो है 70 साल तक जीवित रहें। सो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो बेसिकली हमारा जो एक 60 साल का इंसान है, वो जो है 70 साल अगर वो जी रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में 0.65 दी हुई है। सो यहाँ से हम लोग Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 - 0.65 दैट इज़ 0.35। सो P और Q की वैल्यू तो निकल गई, एंड नंबर ऑफ मेन जो है यहाँ पे 10 है, तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 7 मेन विल लीव टू बी 70। सो हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कम से कम 7 लोग। सो कम से कम 7 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग, तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी पता करेंगे P7 P8 प्लस P9 प्लस P10 की। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सो जब हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, NCR P to the power R Q to the power N minus R। सो ये जब हम लोग वैल्यूज़, गाइस प्लीज़ पुट द वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू यू, and after putting the values you will get the answer 0.5067। Okay, so yes, the binomial distribution formula will be used here. So I hope you will solve this question. If you have any doubt, please mention in the comment box. Now the next question, the overall percentage of a failure in a certain examination is 20। सो कोई एग्ज़ाम है, उसमें जो ओवरऑल फेलियर की परसेंटेज है वो जो है 20 है। इफ़ 6 कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, अगर 6 कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 5 पास द एग्जामिनेशन। सो 6 अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि उनमें से कम 5 जो हैं वो एग्ज़ामिनेशन में पास हो जाए। तो फेलियर का जो प्रोबेबिलिटी है वो 20% है। सो इसको अगर नंबर में देखें तो 20/100 दैट इज़ 2 5 15 0.2 आ जाएगा।
ये आ गया। और अगर इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1/5। और प्रोबेबिलिटी पास होने की जो है वो 1 - 1/5 दैट इज़ 4/5। सो एटलीस्ट 5 पीपल को पास होने की प्रोबेबिलिटी है, तो 5 + 6 की हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। सो हमारी पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/5 थी और फेल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/5 थी। तो अगर हम लोग P5 की वैल्यूज़ निकालते हैं तो NCR P⁴ Q⁴ n जो है यहाँ पे 6 स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में। R की वैल्यू 5 हो जाएगी, P की वैल्यू 4/5 और R की वैल्यू 5, Q की वैल्यू 1/5, 6 - 5 दैट इज़ 1। सो ये अगर हम लोग सॉल्व किए तो फैक्टोरियल 6/5 फैक्टोरियल 6 - 5 इंटू 5/4 होल टू द पावर 5 इंटू 1/5, क्योंकि पावर में जो है 1 है। तो यहाँ से हमारा 6 इंटू फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 1, ये कैंसिल इंटू 4/5 टू द पावर 5 इंटू 1/5। सो रिमेंबर दिस। ऐसे ही हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद P5 + P6 कर देंगे, देन वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 स्टूडेंट टू पास इन द एग्जामिनेशन। सो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.65536। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैम्पल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल्स टेस्टेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइफ प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। सो एक सैम्पल था 100 ड्राई बैटरी का जिसको टेस्ट करा गया एंड उससे जो है मतलब उसकी जो लाइफ है, ड्यूरेबिलिटी है, उसको पता किया गया। तो मीन जो है हमें इसमें 12 आवर्स का है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो 3 आवर्स का है। सो एज्यूमिंग द डेटा टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सैलरी बैटरी सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ। सो मोर देन 15 आवर्स के लिए, लेस देन 6 आवर्स के लिए एंड बिटवीन 10 and 14 आवर्स। सो पहला देखते हैं हम लोग, हमारा मीन जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज़ 12 आवर इज़ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमें दिया हुआ है 3 आवर। सो एक्स जो है वो डिनोट कर रहा है लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ द बैटरी सेल्स एंड जेड इज इक्वल टू x - x बार अपॉन सिग्मा। सो ये जो है बैटरी की लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब x की वैल्यू फर्स्ट केस में 15 है तो हमारी z की वैल्यू 15 माइनस म्यू की वैल्यू 12 दी हुई अपॉन जो से स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3 है। सो 3/3 दैट इज़ 1 आ गई। अब हम लोग जो है P व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 15, तो P की वैल्यू हम लोग तब के लिए पता करेंगे व्हेन z इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी पता करेंगे z की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इन्फिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z व्हेन z इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो इन्फिनिटी वाले वैल्यू से लेस देन 1 वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, देन वी विल डेफिनेटली गेट द वैल्यूज़ फॉर द सेल लाइफ ऑफ द बैटरी। सो यहाँ पे हमारा जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो 15.87% आएगा परसेंटेज में, अदरवाइज़ ये आएगा 0.1587। फिर दूसरा हमारा जब x की वैल्यू 6 होगी तब हमारा क्या होगा, z इज इक्वल टू 6 - 12/3 दैट इज़ -2। तो इस केस में p की वैल्यू व्हेन x इज़ लेस देन 6, तो ये हो जाएगा हमारा p की वैल्यू व्हेन z इज़ लेस देन -2। तो इस केस में हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे वैल्यू फॉर z इज़ ग्रेटर देन 2।
तो z इज़ ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे हमारा टोटल का 0.5 है। 0.5 में से इस एरिया को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, या फिर मान लेते हैं ये है हमारा, ठीक, इतने में हमें पूरे की एरिया तो पता है, लेकिन हमें पता करनी इस एरिया को, तो पूरे की एरिया को निकाल के इस एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमें मान लेते हैं ये पूरी एरिया, इसमें से इस एरिया को हम लोग जो है हटा दे रहे हैं, तो हमें इतनी एरिया मिल जाएगी। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द फॉर्मूला, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। और तीसरा था हमारा, जब x की वैल्यू 10 है, इस केस में क्या होगा, z की वैल्यू 10 माइनस 12/3 हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू -2/3, एंड ये जो है हमारा -0.67 के इक्वल होगा। जब x की वैल्यू 14 होगी तो z की वैल्यू जो है 14 माइनस 12/3 दैट इज़ इक्वल टू दी 2/3, एंड ये अगर हम लोग सॉल्व करें तो 0.67 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है x की वैल्यू के लिए, जब x की वैल्यू 10 से बड़ी है लेकिन 14 से छोटी है। सो इस केस में हम लोग प्रोबेबिलिटी पता करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ z व्हेन z इज़ ग्रेटर देन -0.67 बट लेस देन 0.67। सो इस केस में हमारा 2p एंड z इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 0.67, तो ओवरऑल जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी की वो आएगी 0.4970, एंड परसेंटेज में बात करें तो 49.70%। So next question is, a manufacturer knows from experience that the resistance of the resistor he produces is normal with mean mu is equal to 100 ohms and standard deviation जो है वो 2 ohm दिया हुआ है। So what percentage of resistor will have the resistance between 98 ohm and 102 ohm? सो बेसिकली हमें मीन दिया हुआ है 100 ओम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ओम दिया हुआ है। x1 की वैल्यू हमारी 98 है एंड x2 की वैल्यू 102 है। तो जब हम लोग z की वैल्यू फॉर x1 x2 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा z1 की वैल्यू जो है, यहाँ पे x1 की वैल्यू 98 है, तो 98 माइनस 100/2 दैट इज़ इक्वल टू दी -1। और दूसरे केस में हमारा z2 जब x की वैल्यू जो है 102 है, जब x की वैल्यू 102 है तो यहाँ पे हमारी वैल्यू z2 की 1 आ जाएगी। हमें एरिया बिटवीन z1 इज इक्वल टू -1 एंड z2 इज इक्वल टू +1। तो हमें एरिया सबसे पहले z इज इक्वल टू 0 से लेकर के z इज इक्वल टू -1 तक की पता करनी है, फिर z इज इक्वल टू 0 से लेकर के z इज इक्वल टू +1 तक एरिया पता करनी है। एंड जब दोनों की एरिया को हम लोग पता कर लेंगे देन वी विल ऐड बोथ एरिया एंड देन वी विल हैव द एरिया बिटवीन दी x इज इक्वल टू 98 एंड x इज इक्वल टू 102। ओवरऑल सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिली 0.6826 एंड इन परसेंटेज इट वुड बी 68.26%। solve all these questions. Next question is, the mean inside the diameter of a sample of 200 washes produced by a machine is 0.502 centimeter and the standard deviation is 0.005 centimeter. The purpose for which these washers are intended allows a maximum tolerance in the diameter of 0.496 to 0.508 centimeter. Otherwise the washers are considered defective. Determine the percentage of defective washers produced by the machine assuming the diameter are normally distributed. So in this question you have to find the percentage of defective washers. हमें जो है मीन की वैल्यू दी हुई है, मीन की वैल्यू है हमारी 0.502 और z1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारी वैल्यू जो है x माइनस एक्स बार बाई सिग्मा होती है। तो x की वैल्यू 0.496 माइनस 0.502 अपॉन सिग्मा की वैल्यू 0.005 दी हुई है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू -1/2 आ जाएगी। ऐसे ही जब हम लोग
Z2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.508 माइनस 0.502 अपॉन 0.005 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.2। सो एरिया फॉर नॉन डिफेक्टिव वॉशर्स जो है इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो एरिया हमें जो है -1/2, Z इज इक्वल टू -1/2 एंड Z इज इक्वल टू 1/2 के बीच की पता करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग Z इज इक्वल टू 0 टू Z इज इक्वल टू 1.2 और ये Z इज इक्वल टू 0 टू Z इज इक्वल टू 1.2, दोनों की एरिया हम लोग सेपरेटली पता करेंगे एंड दोनों की एरिया को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें नॉन डिफेक्टिव वॉशर्स का जो वो परसेंटेज है वो मिलेगा। सो नॉन डिफेक्टिव वॉशर्स का परसेंटेज है 76.98%, बट द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट द नॉन डिफेक्टिव वॉशर्स, द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द डिफेक्टिव वॉशर्स। सो परसेंटेज हमारा डिफेक्टिव वॉशर्स का क्या हो जाएगा, जो टोटल मान लेते हैं 100 है, 100 में से नॉन डिफेक्टिव को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमें जो डिफेक्टिव वॉशर्स का परसेंटेज है वो मिल जाएगा, दैट इज़ 23.02%। सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द normal distribution. So this is all about the module number 2 of engineering maths 5, where I discussed all the points which are mentioned in your syllabus, like binomial distribution, Poisson distribution and normal distribution, as well as I discussed the question and formulas, theorems, derivation, all these things I have covered. So please watch all the videos, and if you have any doubt, mention in the comment box as well. And thank you for watching. Keep sharing and liking my videos.